हाय फ्रेंड्स, जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान की श्रृंखला में भाग 15 में हम राष्ट्रपति के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो राष्ट्रपति से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, उन सभी को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह वन लाइनर फॉर्मेट में ये रहेगा। और इसके अलावा आपको बता दूं कि हमारे जो ई बुक की श्रृंखला है उसमें भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल और पर्यावरण की जो ई बुक है वह लॉन्च हो चुकी है। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जाकर परचेज कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में, 10 से 15 दिनों में राजनीति विज्ञान की भी ई बुक आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं आज का पहला प्रश्न है, भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में किन अनुच्छेदों में संघीय कार्यपालिका संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 52 से 78। तो 52 से 78 में देखेंगे तो आप संघ की जो कार्यपालिका है उसके संबंध में व्यापक रूप से प्रावधान किए गए हैं। और संघ की कार्यपालिका की अगर बात की जाए तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी ये सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसदीय व्यवस्था में कार्यकारी प्रधान कौन होता है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कार्यकारी प्रधान यहाँ पर पूछा जा रहा है, वास्तविक नहीं। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में कार्यकारी प्रधान होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। और भारत के जो भी काम होते हैं सबसे पहले इन्हीं से ही स्टार्ट होता है। जैसे अगर वोटिंग का काम हो, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं भारत शासन व्यवस्था में जो इन्हीं से आरंभ होता है। जनगणना का काम भी देखा जाए तो भारत का प्रथम नागरिक से ही गणना स्टार्ट होती है। और भारत का प्रथम नागरिक होते हैं भारत के राष्ट्रपति। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका निर्वाचन जनता द्वारा सीधे नहीं होता है, क्योंकि जनता द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं प्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो इस प्रकार भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वह सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। जो सांसद और विधायक हैं उनके माध्यम से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक एक करके हम देखेंगे बहुत ही ध्यान से। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सबसे पहले बात करें तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। आपको इस पे ध्यान रखना है, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। ठीक है, तो दोनों सदन कौन? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इनके निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो यहाँ पर जो राज्य की, प्रत्येक राज्य में जो विधानसभा है तो वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो। तीसरा अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो दिल्ली और पांडिचेरी ऐसे दो केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है और इनके निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर है वह भी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और यहाँ पर विधानसभा युक्त व्यवस्था की गई है, यानी कि यह केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा युक्त है। तो निश्चित ही अगला जो चुनाव होगा राष्ट्रपति, तो उसमें यहाँ के जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी शामिल हो सकते हैं। तो अभी देखा जाए तो आने वाले जो राष्ट्रपति चुनाव है उसमें यह और स्पष्ट हो जाएगा कि कितने सदस्य शामिल होंगे, कितने नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान में अभी रखना है फिलहाल। तो अब आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल नहीं होता है। तो निश्चित रूप से जब आपको शामिल पता रखना है तो उसके साथ साथ कौन शामिल नहीं होता यह भी पता रखना है, क्योंकि दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं पहला कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। तो मनोनीत सदस्य के बारे में आगे हम बात करेंगे। आगे बात करते हैं राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य। तो राज्य विधानसभा में भी जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे शामिल नहीं होते हैं। इसके अलावा राज्य विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, तो कुछ राज्यों में विधान परिषद की भी व्यवस्था है, तो उन विधान परिषद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वे शामिल इसमें नहीं होते हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांडिचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि सभी में मनोनीत सदस्य की चर्चा की गई है। तो एक प्रकार से निष्कर्ष यह निकलता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वही शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। और इसके अलावा इस संदर्भ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि अभी जो
जम्मू कश्मीर बना है तो और जो लद्दाख बना है संघ शासित प्रदेश, तो उस संबंध में भी आपको यह स्थिति याद रखनी होगी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में संविधान में राज्यों के प्रतिनिधि के संबंध में क्या कहा गया है। तो राज्यों को किस प्रकार से प्रतिनिधि दिया जाए राष्ट्रपति के निर्वाचन में, इस संबंध में क्या कहा गया है। तो कथन है, दो देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला यह कहा गया है संविधान में कि राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो। समान रूप से कैसे? अब देखिए, कोई राज्य छोटा है, कोई राज्य बड़ा है, तो इसी स्थिति से बचने के लिए कहा गया है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो। दूसरा कहा गया है कि राज्य तथा संघ के मध्य भी समानता हो। तो राज्य और केंद्र जो है उनके मध्य भी समानता होनी चाहिए यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में देखा जाए तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। पहला, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार इनका चुनाव होता है। दूसरा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा यहाँ पर मतदान होता है, और यह मतदान जो होता है यह गुप्त मतदान होता है। तो यह तीनों आपको याद रखना है राष्ट्रपति के चुनाव में, यह तीनों याद रखना है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए क्या आवश्यक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना। तो सामान्यतः हम देखते हैं जो चुनाव होते हैं, जैसे कि हमारी लोकसभा चुनाव है, तो जिनको सबसे ज़्यादा सीट मिल जाता है, जिनको सबसे ज़्यादा मत मिल जाता है वह निर्वाचित हो जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है मतों का, तभी आपको सिलेक्शन होता है। तो इसी कारण से आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव जो होते हैं उसमें चक्र के रूप में मतगणना चलती है। यदि प्रथम चक्र में किसी उम्मीदवार को निश्चित मत प्राप्त नहीं होता है तो दूसरे चक्र की मतगणना होती है। इसी प्रकार तीसरे चौथे मतगणना चलती है। हालांकि अभी इस प्रकार की नौबत नहीं आई है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच एवं निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको निश्चित रूप से याद होगा। तो इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद और जांच का निर्णय जो होता है वह उच्चतम न्यायालय द्वारा लिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर क्या राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल था, हमने देखा कि उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली पांडिचेरी थे उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल थे। तो उन निर्वाचक मंडल में यदि किसी सदस्य का पद रिक्त है तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दी जा सकती है कि यह निर्वाचक मंडल अपूर्ण था। तो इसका सही उत्तर है नहीं। आगे बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किए जाने पर क्या घोषणा से पूर्व किए गए कार्य अवैध माना जाएगा। तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यदि किसी राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, मान लेते हैं ए कोई राष्ट्रपति है, इनका चुनाव हो जाता है, ए पद पे विराजमान हो जाते हैं और इनके द्वारा किसी प्रकार से कोई घोषणा की जाती है, इनके कार्यकाल में कोई काम किया जाता है, लेकिन अचानक 1 महीने बाद पता चलता है कि नहीं, जो ए का चुनाव हुआ था राष्ट्रपति के रूप में वह अवैध था। तो इनके द्वारा जो 1 महीने तक काम किया गया, क्या इस काम को भी अवैध माना जाएगा। तो इसका सही उत्तर है नहीं। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए यदि किसी भी प्रकार से कोई काम किया जाता है तो वह अवैध नहीं माना जाएगा, यदि चाहे उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया थी या निर्वाचन प्रक्रिया थी किसी प्रकार से यदि पता चलता है कि यह अवैध था। तो यह भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हता के बारे में। तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को यह पता होगा, बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन मैं एक समग्र रूप से लेकर चल रहा हूं ताकि जो भी नए स्टूडेंट हैं उनका अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। यानी कि यदि इस वीडियो को देख ले तो कोई भी प्रश्न ऐसा महत्वपूर्ण न छूटे जो एग्जाम में उनसे न बन पाए। तो सबसे पहली योग्यता निश्चित रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा योग्यता 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता होता है। आप यहाँ पे यह बात ध्यान रखें कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, संसद नहीं। आगे, किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। तो ये 4 आपको याद रखने हैं, राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं है ये। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव हेतु नामांकन के लिए किसी उम्मीदवार को कम से कम कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक होने चाहिए। तो प्रस्तावक एवं अनुमोदक की व्यवस्था आखिर क्यों की गई। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो गैर जिम्मेवार, मतलब कि अनमने ढंग से कोई भी खड़ा हो गए, तो उस तरह की स्थिति से बचने के लिए, मतलब अनावश्यक उम्मीदवारी
की जो भीड़ है उसको बढ़ाने के लिए, उसको कम करने के लिए इस प्रकार के प्रस्तावक एवं अनुमोदक की व्यवस्था की गई है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो प्रस्तावक के रूप में देखा जाए तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए और अनुमोदक भी 50 होने चाहिए। तो यह आपको याद रखना है कि कोई भी उम्मीदवार तभी चुनाव हेतु नामांकन कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, जब उसके 50 प्रस्तावक हो और 50 अनुमोदक हो। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जमानत राशि कब जब्त हो जाती है। तो राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार की जमानत राशि है वह इस स्थिति में जब्त होती है जब वह कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल हो जाता है। तो एक निश्चित मत भी प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो जमानत जब्त हो जाती है। आगे बात करते हैं, पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति को निर्धारित पत्र पर किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। आप सभी को पता है, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और यदि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के क्रम में यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा शपथ दिलाया जाता है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं, तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति देते हैं। और किस आधार पर महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलती है, और महाभियोग की प्रक्रिया तभी चलती है जब संविधान का उल्लंघन हुआ हो। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाभियोग कब होता है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलता है राष्ट्रपति के ऊपर। आगे बात करते हैं, 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत भी किस स्थिति में राष्ट्रपति अपने पद पर बने रह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से आपको पता होगा, तो आपने सोच भी लिया होगा कि कब राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद भी अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है कि जब तक अगला उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, क्योंकि राष्ट्रपति का पद इतना महत्वपूर्ण है कि उसको रिक्त रखा नहीं जाता है। तो जब तक कोई अगला योग्य उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर ले तब तक जो राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं, वही राष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग संसद के किस सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। तो आप बताइए किस सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में। तो इसका सही उत्तर है किसी भी सदन में। तो राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग लगाना है तो किसी भी सदन में यह प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है, और जिस सदन में यह आरंभ होता है वह सदन देखा जाए तो लगभग 1/4 जो सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। और जब 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो जाता है तो जिस सदन ने आरोप लगाया है उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। और यह जो प्रस्ताव है महाभियोग का 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो जब यह दूसरे सदन में भेजा जाता है। तो किसी भी सदन में स्टार्ट कर लो, प्रारंभ कर लो, और जब यह प्रस्ताव पारित हो जाता है 2/3 बहुमत से तो वह दूसरे सदन में जाता है। और दूसरा सदन जब जाता है तो वह आरोपों की जांच करता है। तो आरोपी की जांच में यदि सब सही पाया जाता है तो महाभियोग के अनुसार फिर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के संबंध में कितने दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया होती है तो उस समय राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है। तो कह सकते हैं न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक है या न्यायिक नहीं है। तो जो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया है वह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आपको यह याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, संसद के दोनों सदनों के वे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते किंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो हमने जैसा कि देखा था कि संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, तो इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वह चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन जो मनोनीत सदस्य हैं वह भाग नहीं लेते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया यानी कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं। तो ये है नामांकित सदस्य। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो नामांकित सदस्य का कोई योगदान नहीं होता है ना, ठीक है, मनोनीत सदस्य का, नामांकित सदस्य का
दोनों एक ही होता है, मनोनीत या नामांकित। लेकिन जब महाभियोग प्रक्रिया होती है तो इनका योगदान होता है, यानी ये इसमें भाग लेते हैं। अब बात करते हैं संसद के दोनों सदनों के वे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं किंतु महाभियोग प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है कि वे सदस्य चुनाव प्रक्रिया में तो वे हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो कौन है ये? तो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तथा दिल्ली पांडिचेरी राज्य विधानसभाओं के सदस्य। तो यहां पर देखा जाए तो एक अतिरिक्त शब्द लिखना रह गया है, तो आप यहां पे थोड़ा करेक्शन कर लें। प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, संसद के दोनों सदनों के अतिरिक्त वे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में प्रक्रिया में भाग लेते हैं किंतु महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के अतिरिक्त वे जो भी है वे चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। तो राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और दिल्ली पांडिचेरी राज्य विधानसभा के 2 सदस्य हैं वे महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। यानी कि देखा जाए तो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो पूरा सदन और पूरे राज्य की जो भारत के जो सभी राज्य हैं उनके विधानसभा के जो सदस्य हैं वे भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य। लेकिन जब महाभियोग प्रक्रिया होती है तो उसमें सिर्फ सदन के सदस्य ही शामिल होते हैं, तो राज्यों का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। आगे देखते हैं, मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 माह के अंदर चुनाव करवा लेना जाना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। आगे बात करते हैं, मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक किसके द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाएगा? तो जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है तो उस स्थिति में देखा जाए तो उपराष्ट्रपति के द्वारा यहां पर कार्य किया जाएगा। तो यहां पर याद आपको ध्यान रखना है, मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन, इन तीनों के आधार पर यहां पर यह नहीं हो रहा है कि 5 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर। तो उस स्थिति में जब किसी राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है तो उस स्थिति में वही राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता है। लेकिन जब मृत्यु की स्थिति आ जाती है, त्यागपत्र होता है, निष्कासन होता है या अन्य किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को देखेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। आगे बात करते हैं, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां एवं कार्य को देख लेते हैं। हालांकि देखा जाए तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां और कार्य जो है बहुत ही लंबी सूची है, तो उनमें से जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को देखेंगे, एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला, संघ सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होते हैं। तो सरकार के जो भी काम होते हैं केंद्रीय सरकार के, वहां पर जो काम होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से ही संपन्न होते हैं। दूसरा, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य रहते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करते हैं, तो यह याद रखना है आपको, राष्ट्रपति। दूसरा, महान्यायवादी की नियुक्ति, वेतन निर्धारण का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार यह राष्ट्रपति के पास है और अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां एवं कार्य। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद सत्र को आहूत करना, संसद सत्र का 17वां, लोकसभा का विघटन और संयुक्त अधिवेशन का आह्वान। नेक्स्ट है, प्रत्येक चुनाव के बाद, प्रत्येक नए चुनाव के बाद और चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधन करने का अधिकार। तो यह भी राष्ट्रपति का अधिकार है और यह है उनका विधायी अधिकार। तीसरा है, साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनयन। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय व्यक्तियों का मनोनयन भी इनके द्वारा किया जाता है जो अनुच्छेद 331 के द्वारा होता है। तो यह दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के संदर्भ में, आपको याद रखना है हर एक हाल में। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का नामांकन। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं जो संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। तो यह भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 123 के तहत।
आगे बात करते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है वित्तीय शक्तियां। सबसे पहला, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा वित्तीय शक्ति कि केंद्र और राज्य के जो राजस्व बंटवारे होते हैं उनके लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन। तो अभी हाल ही में वित्त आयोग जो 15वां है उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो उसको भी आप लोगों को देख लेना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दूसरा वित्तीय शक्तियां हैं राज्य की। इसके अलावा वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखना है, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण का तात्पर्य है बजट। तो बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, आपको यह याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां में देख लेते हैं। सबसे पहला, उच्चतम न्यायालय से किसी विधि पर सलाह ले सकता है। तो किसी भी कानूनी मसले पर सलाह लेने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास, लेकिन राष्ट्रपति को वह जरूरी नहीं कि वह सलाह माने, यानी कि बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति उस सलाह को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। आगे है अनुच्छेद 72 के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट है 72 अनुच्छेद को आपको याद रखना है कि क्योंकि यही वह अनुच्छेद है जिसके अनुसार किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, प्रविलंबन करने, परिहार करने और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद रखना है। इस प्रकार की जो शक्तियां हैं वह राज्य के राज्यपाल को ही प्राप्त होती है अनुच्छेद 161 के अनुसार, लेकिन वह हम राज्यपाल वाले चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ तो हम सिर्फ अभी राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। आगे देखते हैं आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है और आपातकालीन के संबंध में विशेष वीडियो पूर्व में बनाया जा चुका है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आपातकालीन शक्तियां में पहला बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुसार। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के अनुसार लगाया जाता है, ये दोनों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते किसके नाम पे किए जाते हैं? तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि होता है, समझौता होता है, वह भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। आगे बात करते हैं भारतीय सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के जो सैन्य बल हैं, तीनों जो सैन्य बल होते हैं, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो तीनों सैन्य बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वह होता है भारत का राष्ट्रपति। तो आपको यह याद रखना है। आगे बात करते हैं संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति की सहमति हेतु प्रस्तुत होता है तो किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी विधेयक कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा के बाद पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर होने के लिए, और उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। तो यह जो विकल्प 3 दिया गया है यह अनुच्छेद 111 में उल्लेखित है। तो पहला विकल्प क्या होता है? तो पहला विकल्प राष्ट्रपति के पास यह होता है कि विधेयक पर अपनी स्वीकृति राष्ट्रपति दे दे, और इस प्रकार से जब दे देते हैं तो वह कानून बन जाता है। दूसरा, विधेयक पर स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं, यानी कि कोई विधेयक आता है राष्ट्रपति के पास तो अभी हम विधेयक को मतलब अभी हस्ताक्षर नहीं करेंगे, अभी अपने पास रखते हैं, अभी देखेंगे आगे बाद में क्या करना है। तो यह दूसरा याद रखना है, विधेयक पर जो स्वीकृति है उसको रिजर्व रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा, विधेयक संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो धन विधेयक से इतर, यानी कि धन विधेयक से अलग कोई विधेयक है तो उस विधेयक को वह राष्ट्रपति जो है पुनः सदन को लौटा सकते हैं पुनर्विचार हेतु। तो 3 उनके पास विकल्प होते हैं अनुच्छेद 111 के अनुसार। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति देने का प्रमुख कारण क्या है? तो वीटो का मतलब होता है रोकना। तो आखिर भारतीय राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में वीटो शक्ति क्यों दी गई? तो पहला कारण आपको यह याद रखना है कि संसद की जल्दबाजी और सही ढंग से विचारित न किए गए विधान बनाने से रोकना। तो कई बार हम देखते हैं कि संसद जो है जल्दबाजी में कई ऐसे कानून बना देती है जो आगे जाकर परेशानी का सबब बनती है और उन पर अच्छे से बहस नहीं किया गया है। देखिए, सदन का प्रमुख काम क्या है कि जितने भी वहाँ पे प्रतिनिधि हैं अच्छे से किसी भी कानून पर बहस करें, उन पर विचार विमर्श करें, तब कानून बनाएं सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन कई बार संसद की जल्दबाजी से कानून ऐसे बन जाते हैं। तो इसी स्थिति से बचने के लिए भारतीय राष्ट्रपति को वीटो संबंधी शक्ति दी गई है, पहला। दूसरा है कि किसी असंवैधानिक विधान को रोकने हेतु, तो कोई भी ऐसा विधान जो संविधान के प्रतिकूल है, भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों के विरुद्ध है, यानी कि संविधान जो कहा गया है, जो लिखा गया है उसके प्रतिकूल है, तो उससे संबंधित विधान को रोकने हेतु। तो ये दोनों को आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के वीटो हैं? 3 प्रकार के वीटो हैं। तीनों वीटो को हम देख लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आत्यांतिक वीटो। तो पहला वीटो है आत्यांतिक वीटो, और यह वीटो क्या है? तो राष्ट्रपति जब संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं तो यह आत्यांतिक वीटो कहलाता है। यानी कि जब कोई प्रस्ताव आता है राष्ट्रपति के पास तो वे जो है प्रस्ताव हैं वह अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं कि अभी हम इस पे कुछ नहीं करेंगे। तो अब होता क्या है, तो जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तो वह कानून कैसे बनेगा? तो जब कानून बनेगा ही नहीं तो अंततः क्या हो जाएगा, वह विधेयक जो है वह समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। तो आत्यांतिक वीटो में आपको यह याद रखना है। दूसरा, निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो क्या होता है? तो निलंबनकारी वीटो वह होता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा देते हैं, तो यह निलंबनकारी वीटो कहलाता है। निलंबन यानी कि थोड़े दिन के लिए उसका निलंबन कर देना, मतलब उसमें देरी कर देना। इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति विधेयक आता है जब उनके पास, तो वह क्या करते हैं, संसद के पुनर्विचार हेतु वापस लौटा देते हैं। तो यह उनका निलंबनकारी वीटो कहलाता है। और तीसरा है, इंपॉर्टेंट है, पॉकेट वीटो। तो राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति पॉकेट वीटो कहलाती है। तो देखिए, आपको यह याद रखना है कि राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर कितने समय में निर्णय देना है, इस संबंध में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस स्थिति में होता क्या है कि जब राष्ट्रपति विधेयक पर न कोई सहमति देते हैं, न उसे अस्वीकृत करते हैं, न ही लौटाते हैं, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए जब विधेयक को लंबित कर देते हैं, तो यह पॉकेट वीटो के नाम से कहलाता है। और राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग, पॉकेट वीटो का प्रयोग इस आधार पर करते हैं कि संविधान में यह कहीं नहीं उल्लेख किया गया है कि उनके समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा तय है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका में कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति है उनको 10 दिन के भीतर विधेयक को पुनर्विचार करके लौटाना होता है। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राष्ट्रपति की, जो भारत के राष्ट्रपति की जो शक्ति है वीटो के संबंध में, वह अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा है। अब देखिए, कोई भी चीज़ आता है आपके पास, विधेयक मान लेते हैं, किसी प्रकार का विधेयक आपके पास भेजा जाता है, अगर आपके पास निश्चित समय सीमा हो तो निश्चित ही आप उसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब यहाँ समय सीमा ही नहीं है तो फिर इस कारण से सबसे बड़ी यही इसकी शक्ति है पॉकेट वीटो की। इसका कोई समय सीमा तय नहीं है विधेयक पर निर्णय देने की, और यह हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति के पास किसी भी प्रकार की वीटो शक्ति नहीं है। तो यह भी आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं कि संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उस पे वीटो शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। तो इस संबंध में राष्ट्रपति को किसी प्रकार की वीटो शक्ति नहीं है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति के किस वीटो के प्रभाव को संसद साधारण बहुमत से निरस्त कर सकता है? तो यह सोचने की बात है। निश्चित रूप से आप सोचेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर है निलंबनकारी वीटो। तो निलंबनकारी वीटो क्या होता है? तो हमने देखा कि जब कोई विधेयक जो होता है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा देता है, तो उस स्थिति में संसद क्या करता है? तो संसद पुनः फिर से साधारण बहुमत द्वारा उस विधेयक को फिर से बोलता है कि नहीं भाई, इसको पारित कर देते हैं, और दोबारा वह राष्ट्रपति के पास भेज देता है। तो अब उस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति उस पर अनुमोदन दे देते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति थी, उस वीटो शक्ति को संसद ने किस प्रकार से रोका? तो साधारण बहुमत से निरस्त कर दिया। तो ये आपको याद रखना है, निलंबनकारी वीटो। नेक्स्ट बात करते हैं, किन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं? तो यानी कि इनडायरेक्ट देखा जाए तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वह कौन से विधेयक हैं जिनको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट में स्पष्ट पता चल रहा है कि जब धन विधेयक होता है तो उसमें राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। तो क्वेश्चन को यहाँ पर देखा, घुमा के पूछा गया है कि किन विधेयक के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपको वीटो का अर्थ पता है, उसकी कार्यप्रणाली पता है, तो आपको सही आंसर दे सकते हैं। तो ये है धन विधेयक। तो धन विधेयक तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। आगे बात करते हैं, किस वीटो के संदर्भ में कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा है? तो यह है पॉकेट वीटो। क्योंकि पॉकेट वीटो की सबसे बड़ी विशेषता जो भारत में है देखा जाए तो यह है कि यहाँ के जो राष्ट्रपति है उनके लिए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए कोई भी समय सीमा तय नहीं है। तो यह है पॉकेट वीटो, सही उत्तर हमारा। आगे बात करते हैं, 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किस अधिनियम के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था? तो बहुत ही चर्चा में रहा था क्या उस समय, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो
राष्ट्रपति जो तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे 1986 में, उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम के संदर्भ में। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, क्या राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति विधायिका की समानांतर शक्ति है? तो इस प्रश्न को आप समझने की कोशिश करें। राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति विधायिका के समानांतर शक्ति है? तो इसका उत्तर है नहीं। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करते हैं? तो अध्यादेश तब जारी करते हैं जब लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। इसके अलावा एक स्थिति वह होती है जब या तो दोनों में से किसी एक सदन का सत्र चल रहा हो। तो इन स्थिति में देखा जाए तो इन स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होता है तभी वह कानून बनता है। क्योंकि जब एक सदन द्वारा पारित हो जाए तो वह कानून कैसे बनेगा जब तक उस पर राष्ट्रपति भी हस्ताक्षर न करें। तो इस स्थिति में होता क्या है कि संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो, तो उस स्थिति में यदि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो वह अमान्य कहलाएगा। तो यहां पर इस प्रकार देखा जाए तो यह स्थिति नहीं होनी चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा का सत्र भी चल रहा है, वह काम भी कर रहा है, और इधर राष्ट्रपति जो है वह अध्यादेश भी जारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो समानांतर स्थिति है यह मान्य नहीं है। तो यहाँ पर हमने समझने का कोशिश किया कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश शक्ति है वह विधायिका के समानांतर शक्ति नहीं है। हालांकि इसमें हमें यह याद रखना है कि राष्ट्रपति द्वारा जब अध्यादेश जारी किया जाता है, जब लोकसभा या राज्यसभा या सदन जो है वह सत्र में नहीं है, तो वह अध्यादेश की जो शक्ति होती है वह उसकी शक्ति वही होती है जो संसद द्वारा पारित किसी विधेयक की शक्ति होती है। तो उस संदर्भ में हमको याद रखना है कि वह बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति विधायिका के समानांतर शक्ति नहीं होती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। तो इसका सही उत्तर है 44वां संविधान संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। और राष्ट्रपति किन मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्तियों को क्षमादान दे सकता है? तो पहला मामला देख लेते हैं, संघीय कानून के विरुद्ध किसी अपराध हेतु किए गए दंड में। दूसरा है सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में। और तीसरा है मृत्यु दंड की स्थिति में। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, सैन्य न्यायालय और मृत्यु दंड की स्थिति में राष्ट्रपति किसी दोषी करार दिए गए व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है, जबकि राज्यपाल को इस संदर्भ में शक्ति प्राप्त नहीं होती है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्षमा। तो 5 प्रकार की यहाँ पर शक्तियाँ हैं। इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा लिया जाता है और दोषी को दंड और दंडादेश से मुक्त कर दिया जाता है, यानी कि इसमें क्षमादान पूरी तरह से मिल जाता है पहली में। दूसरा है लघुकरण। तो लघुकरण में होता क्या है, इसमें दंड की प्रकृति को कम किया जाता है, यानी कि प्रकृति को यहाँ कम कर दिया जा रहा है, दंड का जो नेचर है उसको कम कर दिया जा रहा है। यानी किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको प्रकृति चेंज करते उसमें दंड को कम कर दिया गया है, कठोर कारावास में परिवर्तन कर दिया गया। आगे बात करते हैं परिहार। परिहार में क्या होता है, दंड की प्रकृति में बदलाव किए बिना उसकी अवधि को कम करना। तो यहाँ पर प्रकृति नहीं चेंज हो रहा है दंड का, दंड तो वही रहेगा, लेकिन उसकी जो सामान्य सी जो अवधि थी उसमें कमी की जा रही है। जैसे 5 वर्ष का जो कठोर कारावास है तो उसको 3 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तन कर दिया गया है। तो यहाँ पर प्रकृति में बदलाव नहीं किया गया, यानी कि कठोर कारावास को कठोर कारावास ही रखा गया है, लेकिन जो अवधि थी इसको 5 वर्ष को यहाँ पर घटा के 3 वर्ष कर दिया गया। तो यह आपको परिहार में याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं विराम। तो विराम क्या है, किसी दोषी को मूल रूप में दी गई सजा को विशेष परिस्थितियों में कम करना। तो विराम कब दिया जाता है, जब जिसको सजा दी गई है तो कुछ विशेष परिस्थितियां उसके साथ बन जाती है, जैसे कि शारीरिक रूप से अपंगता हो जाती है या अपंग होता है, या महिला होती है कोई भी कैदी और गर्भावस्था की स्थिति हो जाती है, तो उस कारण से सजा को कम करने में यह विराम का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं प्रविलंबन। तो किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना, जैसे कि मृत्यु दंड, विशेषकर इसका प्रयोग मृत्यु दंड की स्थिति में ही होता है प्रविलंबन का। तो अस्थायी रोक लगाने के लिए प्रविलंबन का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले प्रथम व्यक्ति। आप सभी को पता होगा लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बहुत इंपॉर्टेंट। भारत के वे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में हार गए लेकिन बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो निश्चित रूप से आप सभी को पता होगा और आपको आंसर भी आपके मन में आ गया होगा। तो इसका सही उत्तर है बिल्कुल सही, नीलम संजीव रेड्डी। आगे देखते हैं, किस भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चक्र की मतगणना चल रही है, तो एक निश्चित जो मत होता है वह प्राप्त करना आवश्यक होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो जैसा कि हमने चर्चा में देखा, तो ये थे वीवी गिरी। तो वीवी गिरी को दूसरे चक्र की मतगणना का सामना करना पड़ा था राष्ट्रपति के चुनाव में। आगे बात करते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो आप सभी को पता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में अपनी विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वह इसीलिए होता है कि जनरली देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के बिना ही काम करते हैं। तो पहली स्थिति यह होती है जब लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो, तो उस स्थिति में वह मंत्रिमंडल की सलाह के बिना ही काम करेंगे। तो क्योंकि अभी तो कोई दल लोकसभा में गठित ही हुई नहीं, तो मंत्रिमंडल होगा कहाँ से। नेक्स्ट है दूसरा, जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति हैं अपने विवेक के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। दूसरा स्थिति, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को विघटित कर सकते हैं यदि वह सदन में विश्वास मत प्राप्त न कर सके। तो यहाँ पर यदि मंत्रिमंडल को विघटित करना हो, उस स्थिति में जब वह सदन में विश्वास मत प्राप्त न कर पाए, तो उस स्थिति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं राष्ट्रपति। तीसरी स्थिति है यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया और राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है, तो उस स्थिति में कर सकते हैं बहुमत खोने पर। तो ये 3 स्थितियां हैं जब अपने विवेक के अनुसार राष्ट्रपति काम करते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार यह प्रावधान है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह जो अनुच्छेद है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है। यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 53। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी, अनुच्छेद 75। राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रतिद्वंदी कौन थे। तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति 2 कार्यकाल के लिए बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहले कार्यकाल में देखा जाए तो केटी शाह इनके प्रतिद्वंदी थे और दूसरे कार्यकाल में एन दास इनके प्रतिद्वंदी थे। तो दोनों चुनाव में आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे KR नारायणन। और हमें यह भी याद रखना है कि जो वर्तमान हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के वह राष्ट्रपति जो जनता पार्टी से संबंधित थे। तो जनता पार्टी से संबंधित नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्हें निर्विरोध चुना गया, तो निर्विरोध चुना गया वे थे नीलम संजीव रेड्डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित पहला व्यक्ति जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, तो ये है रामनाथ कोविंद। तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा से संबंधित पहले व्यक्ति जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। आगे बात करते हैं, भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने कार्यकारी राष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के रूप में कार्य किया। तो यहाँ पर यह भी याद रखना है, कार्यकारी राष्ट्रपति। तो ये थे वीवी गिरी। वीवी गिरी राष्ट्रपति भी थे और ये कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और इस संबंध में देखा जाए तो राष्ट्रपति जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मृत्यु के बाद इन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था और कालांतर में यह राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। आगे बात करते हैं, भारत के वे राष्ट्रपति जो अपने कार्यकाल के दौरान स्वर्गवासी हो गए। तो 2 हैं, तो दोनों आपको याद रखना है। पहला डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। ये दोनों राष्ट्रपति ऐसे हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान ही स्वर्गवासी हो गए। आगे देखते हैं, आगे हमारा है प्रश्न, वह भारतीय राष्ट्रपति जो आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। इसका सही उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक थे, आप सभी लोगों को निश्चित रूप से पता होगा, कहने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं APJ अब्दुल कलाम। तो ये वैज्ञानिक भी थे और वैज्ञानिक के होने के साथ साथ भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण करने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह।
भारत के कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो टोटल 4 राष्ट्रपति हैं जिन्हें कि भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और इनमें देखा जाए तो पहला नाम आता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दूसरा नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इन चारों को अभी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। आगे बात करते हैं, आज़ादी से पहले राष्ट्रपति भवन को क्या कहा जाता था? तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज़ादी के पहले राष्ट्रपति भवन वायसराय हाउस कहलाता था। अब देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 52, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है 72 में। अनुच्छेद 74 की बात करें तो मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना, यह अनुच्छेद 74 में दिया गया है। अनुच्छेद 76 का संबंध है भारत के महान न्यायवादी से, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको अनुच्छेद 111 याद रखना है। अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि संसद द्वारा पारित जो विधेयक हैं उस पर सहमति प्रदान करना, तो इसमें आपको याद रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 123 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस प्रकार से होगी। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 संबंधित है। और लास्ट में अनुच्छेद 143 बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं, और इसके संबंध में अनुच्छेद 143 में जिक्र किया गया है। तो ये थे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच।